नमस्कार। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी और समाज सेवी के.एस. चौहान जी। के.एस. चौहान जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना काल से पहले आपका जो अपना खुद का चौहान फाउंडेशन था उसमें आप फ्री एजुकेशन बच्चों को देते थे, और अब कोरोना काल के बाद आप किस तरह से फ्री एजुकेशन का सुविधाएं दे रहे हैं? जी देखिए, चौहान फाउंडेशन का ध्येय ये है कि बच्चे क्वालिटेटिव शिक्षा ले सकें, क्योंकि आज की डेट में शासन हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। फ्री कोई फीस नहीं है, कापी पुस्तकों भी फ्री हैं और ड्रेसेस भी फ्री हैं, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी नहीं है। आज आपको हैरानगी होगी कि 8वीं के बच्चा भी किसी को तीसरी का पढ़ा नहीं आता है, तीन का पढ़ा नहीं आता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उस चीज़ से हम लोग उठाने के लिए अब जब 12वीं पास करने के बाद कोई शासकीय स्कूल से बच्चा जाता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठता है, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से वो कॉम्पिटिशन नहीं कर पाता है और उसके लिए बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस वजह से हमने अपना चौहान फाउंडेशन जो चालू किया था, जिसमें कि क्वालिटी सुधार सके बच्चों की। हम शासकीय स्कूल के बच्चे आते हैं, वहाँ पर वो एजुकेशन लेते हैं, वहाँ पर वो कोचिंग लेते हैं, क्योंकि कोचिंग के बहुत ज़्यादा आज दाम बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है। तो उस कमर्शलाइजेशन को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को कोचिंग दें और उनका स्तर बढ़ाएं, ताकि वो बच्चे भी आगे चल के कुछ ऐसे समाज में बच्चों को पढ़ा सकें, ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं और उनको क्वालिटेटिव चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो बच्चों को पढ़ा सकें। 2 बच्चों को पढ़ाएं, 3 बच्चों को पढ़ाएं, ऐसे ही समाज सुधरता है। और इस कोरोना काल में जो कि शासन ने भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ था कि कोचिंग हम चालू नहीं कर सकते हैं, और अभिभावक लोग भी इंटरेस्टेड नहीं थे अपने बच्चों को भेजने के लिए। इस वजह से हमने एक ऐप लॉन्च किया SST के नाम से। वो ऐप बिल्कुल मुफ्त है, उसका लाभ बच्चे उठा सकते हैं, और इस माध्यम से हम लोग अपना ये चालू कर रहे हैं, कंटिन्यू किए हुए हैं। सर, आपके चौहान फाउंडेशन में आप कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं? देखिए, वैसे तो 1100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1100 बच्चे, लगभग 700-800 बच्चे रेगुलर आते थे, और जब ऑफलाइन था। अभी ऑनलाइन में तो मोर देन 5000 तक हम अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। सर, क्या कोरोना काल में स्कूलों को खोलना सही है? देखिए, कोई भी अभिभावक या कोई भी समाज में जो प्राणी है, वो ये चाहता है कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में सुरक्षा, जो कि अगर पुख्ता होगी तो बिल्कुल खोलना जायज़ है, और अगर वो सुरक्षा नहीं है तो उसको खोलना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। हम शिक्षा लेने जाते हैं अपनी जहान के लिए, पहले हम अपनी जान बचाते हैं। तो अगर बेहतर व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पर हमारे को सुरक्षा महसूस होती है, तो बिल्कुल 100% खोलने चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा रुकना चाहिए और अपनी व्यवस्थाएं को ठीक करनी चाहिए। सर, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में कौन सी शिक्षा बेहतर है? किसी भी चीज़ का शुद्ध रूप होता है उसका सूक्ष्म रूप। जैसे हमारे में हमारी बॉडी है, वो उसका सूक्ष्म रूप क्या है? हमारी आत्मा, वो शुद्ध रूप होता है। वैसे ही किसी भी चीज़ का शुद्ध रूप जो हो जाता है, वो उसका सूक्ष्म रूप हो जाता है। ऑफलाइन से बेहतर है ऑनलाइन। जैसे हम ये समझ जाएं कि पहले जो बार्टर सिस्टम चलते थे और पहले जो नोट चलते थे, उनको खो जाने का डर रहता था, उनको चोरी करने का डर रहता था। लेकिन आज जब हम प्लास्टिक नोट हमारे पास रहते हैं, हमारे कार्ड रहते हैं, तो उसको खो जाने और किसी के ले जाने का डर नहीं रहता है। वैसे ही ऑनलाइन जो शिक्षा है वो बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें हम लोग आगे चल के इसी का भविष्य है। आगे चल के ऑनलाइन नोट, ऑनलाइन वोट और ऑनलाइन कोर्ट होगा, सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, तभी हम इस समाज में राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे।
और ऑनलाइन शिक्षा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 1000 में एक बच्चा विदेश में पढ़ने जा सकता है। क्या दूसरे बच्चों को पढ़ने की हक नहीं है? वो शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऑनलाइन जब शिक्षा हो गई है तो वो अपने घर में बैठ के और बहुत कम खर्चों में वो शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। आज शिक्षा ऑनलाइन के कारण बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है और इस कोरोना काल ने हमारे को 5 साल पीछे नहीं ढकेला, 5 साल आगे हो गया, आगे कर दिया है। अगर हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकें तो हम इस कोरोना काल को हमारी अपनी कमजोरी नहीं, हम अपनी ताकत बना के उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शिक्षा कितना प्रभावशाली है? छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शिक्षा 22% तक तो हम अपने बच्चों तक हम शिक्षा दे पाए हैं। वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ दे पाए हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज़ ही नहीं है। शहरी क्षेत्रों में तो भी थोड़ी बहुत अच्छी है व्यवस्था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज़्यादा बुरी स्थिति है। और जब तक हम ऑनलाइन या हम अपनी इंटरनेट फैसिलिटीज़ को बहुत अच्छा नहीं करेंगे और यहाँ के जो ऐप है जो ऐप डाउनलोड करने थे शिक्षा के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं थे, बहुत ज़्यादा पेचीदे थे। तो इस वजह से बच्चों को ना ही तो उनके पास अपने कंप्यूटर या सभी बच्चों के पास कंप्यूटर या अपने लैपटॉप थे या वो नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। दूसरा, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी। तीसरा, ऐप जो था वो बहुत ज़्यादा जटिल था। इस वजह से ऑनलाइन शिक्षा में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत पीछे रह गया। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस कोरोना काल में सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये सरकार, भूपेश सरकार ऑनलाइन शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम करे, जो कि उन्होंने नहीं किया। सर, आज के समय में परिजन अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? कैसे तैयार होंगे? आज जहाँ पर 100-200 बच्चे जिस क्लासेस में जाते थे, वहाँ पर सिर्फ 15-20 बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी लहर में आपकी व्यवस्था देख चुके हैं आपके शासकीय अस्पतालों में। जब आपके शासकीय अस्पताल में ही ऐसी व्यवस्था नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आप अपने स्कूलों को क्या व्यवस्थित कर रहे हैं? 4,300 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जिसमें अभी तक बिजली नहीं है। अब आप ये सोचिए कि अगर राज्य सरकार चाहे तो तुरंत क्या बिजली नहीं ला सकती? ला सकती है। लेकिन ये लोग शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते हैं, उसी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो शिक्षा ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज कई स्कूलों में छतों से पानी गिर रहा है और हमारे मंत्री महोदय, विधायक महोदय और महापौर जी वहाँ जो अच्छे स्कूल हैं, जो व्यवस्थित स्कूल हैं, जो शहर के बीचों बीच स्कूल हैं, वहाँ पर जाके भ्रमण कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। उनको जाके वहाँ देखना चाहिए जहाँ पर ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पर छत से पानी गिर रहा है, सांप और बिच्छू निकल रहे हैं, बिजली नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी तक नहीं है। कई स्कूलों में पानी तक नहीं है। तो ऐसे में आप ये बताइए कि नॉर्मल संक्रमण ही आ जाएगा बच्चों को, तो ये कोरोना तो बहुत दूर की बात है। तो कोरोना से नहीं वो व्यवस्था नहीं है। अभिभावक लोग जाके चेक कर रहे हैं, वहाँ पर वो देख रहे हैं कि व्यवस्था है कि नहीं है, और व्यवस्था नहीं होने की वजह से ही वो अभिभावक वहाँ पर नहीं भेज रहे हैं। और इसीलिए अब जो केसेस भी बढ़ रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर प्रॉपर व्यवस्था होती तो केस नहीं बढ़ते। ये राज्य शासन की जवाबदारी थी कि वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था करे, उसके बाद स्कूल खोले।
सर, ये तो एजुकेशन की बात हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक बेहद गंभीर मामला सामने आ रहा है, धर्म परिवर्तन। तो आजकल मतलब गरीबों को धर्म परिवर्तन कर उनको पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है और ये किस वजह से ऐसा किया जा रहा है? देखिए, हमारे संविधान के हिसाब से आप किसी भी चीज़ में किसी को भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको कि जब शादी की जाती है और कोर्ट मैरिज की जाती है तो उसमें एक फॉर्म में साइन लिया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि मैं बिना कोई जोर ज़बरदस्ती के, बिना कोई प्रलोभन के, बिना कोई दबाव के इस इंसान को मैं ग्रहण करता हूँ, शादी हम करते हैं। वैसा ही फॉर्म जब धर्मांतरण किया जाता है, जब धर्म में प्रवेश करवाया जाता है, तो ऐसे ही फॉर्म में साइन लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। आप किसी की संस्कृति को बदल रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपको दावा करता हूं कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि वो उस संस्कृति में पला है, बड़ा है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी को प्रलोभन देके किसी से शादी करना या किसी को अपने धर्म में लेके आना, ये हमारे संविधान के हिसाब से गलत है। लेकिन उसको टेक्निकल रूप से उसको ठीक किया जाता है और बाद में बोला जाता है कि एक भी धर्म परिवर्तन अगर दबाववश या किसी प्रलोभन से हुआ हो तो आप हमारे को बताइए। तो ऐसा टेक्निकल तौर पे तो आप उसको करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड वाले हैं, वहाँ से उनका डाटा निकाला जाता है। छोटे छोटे जो लोन हैं वहाँ से उनका डाटा निकाला जाता है कि कौन मजबूर है, कौन किस्तें नहीं दे पा रहा है, कौन ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसको पैसा देके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे मजबूर लोग किसी दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनका दे दिया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि हम आपकी चिकित्सा मुफ्त करवा देंगे, आपको कोई और प्रॉब्लम होगी तो हम वो करवा देंगे, इस धर्म में आइए, हमारा समाज आपको हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, इसके दूरगामी परिणाम बहुत ज़्यादा गलत होते हैं और धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण होता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये एक राजनीति है, ये एक समाज सेवा नहीं है। सर, हरेली के पर्व पर आप प्रदेशवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हरेली त्यौहार जो है वो हरियाली से कनेक्टेड है। हरियाली मतलब होता है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, देश में और विश्व में सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि आए। ये इसी के कारण हम हरेली त्यौहार मनाते हैं। और हरेली त्यौहार मनाने का एक वैज्ञानिक कारण ये है कि सुरक्षा मेन रहती है, सुरक्षा। इसीलिए इसमें बरगंडी के पत्ते और लून वो हम लोग अपने गाय और बैल को खिलाते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सकें। और जो नीम के पत्ते हैं वो हम अपने दरवाजे में लोहा लगवाते हैं और उस लिपते हैं, अपने गोबर से लिपते हैं ताकि कीट पतंगे जो होते हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश ना कर पाएँ। इस वजह से ये एक वैज्ञानिक कारण रहता है और किसी भी हमारे त्यौहार का एक वैज्ञानिक कारण पीछे छुपा रहता है। उसके हिसाब से ही हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं और एक ही ध्येय रहता है कि हर त्यौहार का एक ही ध्येय रहता है कि सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे विश्व में हो सके। तो इस वजह से ही हरेली त्यौहार हमारा मनाया जाता है। सर, आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय लेकर आए हैं और हमारे दर्शकों को आप शिक्षा के विषय पर आपने जानकारी दी और अपने फाउंडेशन, चौहान फाउंडेशन के फ्री एजुकेशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दी है और हरेली के भी विषय पर आपने विशेष संदेश दिए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी और समाज सेवी केएस चौहान जी, जो हमारे साथ ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू पर हमें शिक्षा के विषय पर विशेष जानकारी दी और अपने चौहान फाउंडेशन में फ्री एजुकेशन के बारे में अवगत कराया एवं अपने विचारों को साझा किए। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।